अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने एक छोटी सी रिकॉर्ड शीट बनाई थी जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डाटा पुट किया था और हमने ये सीखा था कि एक्सेल की शीट के अंदर डाटा हम अपना कैसे एंटर करते हैं और उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। मसलन सेल की विड्थ देखी, रो की हाइट देखी, फिर फॉर्मेटिंग हमने देखी और मर्ज एंड सेंटर्ड रैप टेक्स्ट हमने देखा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से नए सेल्स क्रिएट किए जाते हैं। मतलब हमने अगर कोई डाटा अपना बना लिया है तो उस डाटे के अंदर हमें कोई एक कॉलम चाहिए तो हम वो एक कॉलम क्रिएट करना सीखेंगे। कॉलम या रोज़ को डिलीट करना सीखेंगे। अनडू और रीडू सीखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद हम आज के इस लेक्चर में फॉर्मेट एज टेबल भी अप्लाई करके देखेंगे, एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे कि उसका क्या फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ये जो स्क्रीन है आपकी, इसको एचडी रिजल्ट में देखना है ताकि आपको सही तरह से जितने भी बटन्स हैं, आइकॉन्स हैं या जो टेक्स्ट है उनका नाम वगैरह वो सही तरह से नज़र आए। लो क्वालिटी में फिर पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है या जो भी मैं बटन प्रेस करूँगा। तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि इसको एचडी रिजल्ट में ही देखना है। और दूसरी ये चीज़ कि मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। लेकिन अगर आपके पास 2016 नहीं है, 2007 है, 10 है या 16 है या कोई लेटेस्ट वर्जन है इससे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, थोड़ा-सा इंटरफ़ेस चेंज ज़रूर होगा लेकिन उसके अंदर सेम एज़ इट इज़ ही ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होगी। बेशक आप लोग मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी सेम एज़ इट इज़ यही चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप लोगों से मेरी भरपूर गुजारिश है कि आप मेरे चैनल रॉयल ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कशीट हमने लेनी है या पुराना रिकॉर्ड ही हमने जो बनाया था वो ले लेते हैं। तो हम जो पुराना रिकॉर्ड ही बना था हमारा, हम वही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रीसेंट शीट्स होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे शो होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वाली शीट यहाँ पे शो हो रही है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ये मैंने जो पिछले लेक्चर के अंदर शीट बनाई थी, वो मुझे शो हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हम एड्रेस और कॉन्टैक्ट के दरमियान में एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। हम किस चीज़ का? हम चाहते हैं कि इनका जो आईडी कार्ड नंबर है, सीएनआईसी, वो हम भूल गए थे लिखना, तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम देना चाहते हैं। जो क्लास है, क्लास कॉलम से पीछे वाले कॉलम में इनका आईडी कार्ड नंबर हम लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम लेंगे। तो नया कॉलम लेने के लिए जहाँ जिस कॉलम में हमारा कर्सर होगा, जब हम नया कॉलम क्रिएट करेंगे तो वो सिलेक्शन की लेफ्ट साइड पे क्रिएट होगा। जैसे ही हम सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट करेंगे ना तो वो पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है, ये आपने याद रखना। हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में जाके सेल्स में जाएंगे और यहाँ से हम एंटायर कॉलम ले लेंगे। ठीक हो गया? फिर से दोबारा आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ से अगर नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस क्लास से पीछे वाले सेक्शन में हम कॉलम लेना चाहते हैं तो हम क्लास पे क्लिक करेंगे, यानी कि जहां हमें कॉलम चाहिए उससे नेक्स्ट वाला कॉलम हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्लास वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और सिंपली होम टैब के अंदर ये जो सेल्स वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में जाके हम ये इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल्स में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एंटायर कॉलम चूज करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए क्लास से पीछे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का या फादर का आईडी कार्ड नंबर या सीएनआईसी नंबर हम ऐसे ही पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, जो भी आपके पास नंबर है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सीएनआईसी पुट कर दिया और इसको हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ ऑटो एडजस्ट कर देंगे। तो ये ऑटो एडजस्ट हो गई है विड्थ इसकी। इसी तरह से हमने अगर रो लेनी है, जहाँ भी आपने रो लेनी है, उस रो के निचली वाली रो को आपने सेलेक्ट करना है, ये याद रखना है।
जब नीचे वाली सिलेक्शन होगी तो नई रो आप क्रिएट करेंगे तो वो जहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन होगी उससे ऊपर एक नई रो क्रिएट होगी। अब मैं चाहता हूँ ये ज़ुहैब और काशिफ़ के दरमियान में एक रो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं ज़ुहैब वाला जो है ये रो इसको सिलेक्ट करूँगा। पूरी रो को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने इस पूरी रो में से किसी एक सेल को भी सिलेक्ट कर लेना है तो ये पूरी रो ही सिलेक्ट हो जाती है। अब इससे ऊपर मैं एक रो लेना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट सेल्स में जाऊँगा और यहाँ से एंटायर रो सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। तो ये देखें ज़ुहैब वाला जो एंट्री है इसके ऊपर मेरी एक और एंट्री आ गई है। तो मैं यहाँ पे जो भी अपनी सिलेक्शन करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से यहाँ एंट्री करना चाहता हूँ सॉरी, तो वो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आपने जो भी डाटा लिखना है अपना वो डाटा लिख लें। जैसे मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने इसका डाटा फुट कर दिया। अब हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो मामला गलत हो गया, ये जो है CNIC वाला कॉलम ये मुझे नहीं चाहिए था। तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इस कॉलम पे कहीं भी क्लिक करूँगा, सेल सेलेक्ट करूँगा और इन डिलीट वाले सेक्शन में अब मैं जाऊँगा। जैसे ही मैं डिलीट वाले सेक्शन को क्लिक करूँगा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को और यहाँ से डिलीट सेल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा एंटायर कॉलम, चूँकि मैंने अपना कॉलम डिलीट करना है। अच्छा, अगर ये मैंने रो डिलीट करनी है तो सिंपली मैं रो पे क्लिक कर दूँगा और अगर कॉलम डिलीट करना है तो मैं कॉलम पे क्लिक कर दूँगा। तो अब देखिए ये मेरा कॉलम डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अनडू का मतलब होता है कि हमने जो अभी-अभी रीसेंट कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म की है, उसको वापस लेके आने के लिए अनडू कहा जाता है। मसलन मैंने अभी-अभी एक कॉलम डिलीट किया। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे वो कॉलम चाहिए था, मुझे डिलीट नहीं था करना चाहिए या मेरे से कोई गलती से कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म हो चुका हुआ है। तो वो सारा रीसेट एक्टिविटी में शुमार होता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कंट्रोल प्लस ज़ी का बटन प्रेस करूँगा, तो मैंने जो अभी रीसेंट एक्टिविटी परफ़ॉर्म की होगी वो दोबारा से वापस आ जाएगी। जैसे मैंने अभी एक कॉलम डिलीट किया है, तो मैं कंट्रोल प्लस ज़ी का बटन प्रेस करूँगा, तो देखें वो मेरा CNSE वाला जो कॉलम है वो सारा वापस आ चुका हुआ है। अगर मैं दोबारा से कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूँगा, तो इससे पिछली जो मैंने एक्टिविटी परफ़ॉर्म की थी, वो वापस आ जाएगी। दोबारा करके देखते हैं कंट्रोल प्लस जी, तो ये मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा था, वो रिमूव हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ, नहीं मुझे ये फ़ोन नंबर चाहिए था, तो मैं आगे की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस वाई, ये है रीडू। इन दोनों के जो बटन्स हैं, ये सबसे ऊपर भी हैं, सेव के बिल्कुल साथ। ये है अनडू, ये है रीडू। ठीक हो गया? अब एक सिंपल सा और भी तरीका है नया कॉलम या नई रो लेने का। आप सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट करें, इंसर्ट और यहाँ से इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करें तो डायरेक्ट ही कॉलम आ जाएगा, हमें वहाँ से सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। और अगर रो चाहिए आपको तो सिंपली वही रो में आप जाएँ, इंसर्ट इंसर्ट शीट रोज़ पे क्लिक करें और ये एक रो आपके पास आ चुकी है। अब हम आते हैं कि हम इस जो टेबल है हमारा, इस पे फॉर्मेट एज़ टेबल अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो मेरा टेबल है, जितना भी मैंने बनाया है, वो मैं सारा सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये देखें आप होम टैब के अंदर ये स्टाइल्स में जाएँ और यहाँ पे फॉर्मेट एज़ टेबल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। फॉर्मेट एज़ टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिफरेंट डिज़ाइन्स या स्टाइल्स आपको शो हो जाएँगे। जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएँगे वो आपको उस टेबल का स्टाइल का नाम भी बता देगा। सिंपली आपको जो भी स्टाइल पसंद है वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। जैसे मुझे ये वाला अगर पसंद आ गया तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब आगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे वेयर इज़ द डाटा ऑफ फॉर योर टेबल। तो ये जो है ये मेरा रेफरेंस शो कर रहा है कि मेरा टेबल A3 से स्टार्ट हो रहा है, A3 से, और J4 पे ख़त्म हो रहा है, J4 पे। A3 से लेके J4 तक मेरा टेबल, मैंने चूँकि पहले ही सिलेक्ट किया हुआ था अपना टेबल तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता और फॉर्मेट एज़ टेबल पे जाके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो सिंपली मेरी सिलेक्शन को ले रहा है। और अगर मैंने अपना टेबल सिलेक्ट करना है तो सिंपली मैं अपने टेबल को यहाँ से भी डायरेक्टली ये देखिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब नीचे वाली ऑप्शन जो है ये देखिए ये क्या कह रहा है, माय टेबल हैज़ हेडर्स, कि जो मैंने अपनी सिलेक्शन की है इसके अंदर क्या हेडर्स भी मौजूद हैं मेरे टेबल के। हेडर्स कौन से?
मसलन ये मेरा टेबल है और इसके ऊपर जो मैंने हेडिंग दी थी, ये सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम वगैरह, ये मेरी हेडिंग है टेबल की। तो क्या मैंने सिलेक्शन के दौरान ये हेडिंग भी चूज़ की है या नहीं सिलेक्ट की? तो मैंने तो सिलेक्ट नहीं की, तो मैंने लिख दिया माय टेबल हैज़ हेडर्स और इसको मैंने अनचेक ही रहने देना है। लेकिन अगर आप इस तरह से टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग्स के साथ, तो आपने माय टेबल हैज़ हेडर्स पे टिक लगानी है, ठीक है? क्योंकि मैंने अपने हेडिंग भी सिलेक्ट की हुई है अपनी सिलेक्शन में, तो मैं इस पे चेक मार्क क्लिक करूँगा और ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब वो डिज़ाइन भी लग गया है और फॉर्मेट एज़ टेबल भी अप्लाई हो चुका है। अब फॉर्मेट एज़ टेबल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो फॉर्मेट एज़ टेबल ज़्यादातर जो है वो सॉर्टिंग के लिए या फ़िल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मेरे पास स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 1000 या 100, ये बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे शो हो जाएँ, बाकी के स्टूडेंट्स ना शो हों। तो सिंपली ये देखें, हमारी हेडिंग्स के साथ एक छोटे-छोटे बटन बने नज़र आ गए हैं, ये होते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करके यहाँ से कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इनकी फ़िल्टरेशन कर सकते हैं। तो मुझे क्लास का देखना था कि सिर्फ़ आईसीएस के स्टूडेंट्स मुझे शो हो जाएँ, तो सिंपली मैं क्लास वाले बॉक्स में जाऊँगा और इसको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ का ओपन करूँगा। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल बीएस, एफएससी, एफए, आईसीएस, एमकॉम, मतलब ये क्लासेस हैं मेरे पास। मैं इनको अनचेक करूँगा और सिंपली सिर्फ़ आईसीएस वाले पे टिक मार्क लगा के इसको ओके कर दूँगा, तो मुझे सिर्फ़ आईसीएस के स्टूडेंट्स शो हो गए हैं। बाकी के स्टूडेंट्स हाइड हो चुके हैं, वो हैं इधर ही, गए कहीं नहीं हैं। अगर मैं क्लास वाले सेक्शन में जाके कहता हूँ कि आईसीएस और एमकॉम वाले स्टूडेंट शो हो जाएँ और ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए एमकॉम वाले भी आ गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ मुझे सारे ही शो हो जाएँ, तो सिंपली मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। आईसीएस वाले सॉरी, सारी क्लास मेरे पास शो हो गई है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ वो स्टूडेंट्स शो हों जिनका नाम सिर्फ़ काशिफ़ है या जिनका नाम सिर्फ़ फैसल है। तो मैं यहाँ से ये देखें, अगर मुझे हैदर वाले स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब हैदर वाले सिर्फ़ 2 स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक आईसीएस में पढ़ता है, एक एफए में पढ़ता है। तो इस तरह से आप ये जो है फॉर्मेट इस टेबल अप्लाई करके एक तो डिज़ाइन भी दे सकते हैं और दूसरा इनकी फ़िल्ट्रेशन भी इन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल का ये जो डिज़ाइन है मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कोई और डिज़ाइन चूज़ कर लूँगा। ठीक है? जैसे ये वाला डिज़ाइन अगर रखना है आपने तो ये रख लें। अब हेडिंग की भी बैकग्राउंड थोड़ी-सी नुमायाँ कर दें, ब्लैक कलर बेशक कर दें। ये तो टेक्स्ट का कलर है ना, तो टेक्स्ट यहाँ से वाइट करके मैं बैकग्राउंड इसका ब्लैक करूँगा, तो देखिए नुमायाँ हो चुका है। मैं इसका थोड़ा-सा स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे ये वाला स्टाइल पसंद आ गया, तो मैंने चूज़ कर लिया। इसका मैं कलर थोड़ा-सा और कोई और रख लेता हूँ ताकि और वाज़िया हो जाए। ठीक है? ये था फॉर्मेट एज़ टेबल, नया कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, नई रो कैसे लेते हैं, डिलीट कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट एज़ टेबल को डिफ़ाइन किया है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमने अगर सिर्फ़ हाइड करना है रोज़ या कॉलम्स को, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 मेरे पास कॉलम्स हैं ये हाइड हो जाएँ, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट में जाऊँगा, फॉर्मेट में जाके यहाँ से मैं हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं हाइड कॉलम्स पे क्लिक करूँगा तो सिंपली ये 2 कॉलम्स हाइड हो जाएँगे। ये देखिए, आप ऊपर चेक करें, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच गायब है और आई, जे आ गया। अब वो गए कहीं नहीं है, बस हाइड हुए हैं, तो हमने सिंपली उनको अनहाइड करना है तो वो वापस आ जाएँगे। अनहाइड करने के लिए जहाँ पे वो हाइड हुए हुए हैं, ये देखें, इन 2 कॉलम्स के दरमियान वाले कॉलम हाइड है ना, तो मैं सिंपली इन दोनों के ऊपर सिलेक्शन कर लूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँगा, जैसे भी आपको ईज़ी लगता है। फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड पे जाऊँगा और यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मेरे कॉलम्स दोनों वापस आ चुके हैं। सिंपली इनको भी मैं अगर हाइड करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट, हाइड एंड अनहाइड और हाइड रोज़, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 रोज़ गायब हो गए हैं, हाइड हो चुकी हैं बेसिकली वो। और अगर मैं उन्हें अनहाइड करना चाहता हूँ तो सिंपली यहीं से अनहाइड रोज़ पे क्लिक करूँगा तो ये अनहाइड हो जाएँगे। इसी तरह से अगर आप अपनी शीट ही हाइड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट,
और यहाँ से आप हाइड एंड अनहाइड और हाइड शीट पे क्लिक करें तो ये देखिए पूरी की पूरी शीट ही हाइड हो गई है। देखिए नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 किधर गई है, 4 और 5 है। तो इसका मतलब है कि शीट 3 या तो डिलीट हो चुकी है या फिर हाइड हो चुकी है। दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हाइड तो नहीं हुई, या फिर हमने हाइड की है तो हाइड ही हुई है। हाइड अनहाइड और ये अनहाइड शीट का ऑप्शन हमारे पास शो हो चुका है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि आपकी शीट नंबर 3 जो है वो हाइड हुई हुई है, आप इसे यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए शीट नंबर 3 मेरी अनहाइड हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं इस शीट का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, रीनेम शीट पे क्लिक करूँगा और ये देखिए मेरी सिलेक्शन इस पे आ गई है कि हम इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। या सिंपली आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से भी आप अपना इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। स्टूडेंट एक चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब भी आप किसी भी फाइल का नाम रखें, किसी शीट का नाम रखें, वर्कबुक का नाम रखें या किसी सेल का नाम रखें, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने नाम के बीच स्पेसेस नहीं देनी। ये हमेशा आपने याद रखना है। इससे बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। जैसे हमने अगर कल को हाइपरलिंक्स इस्तेमाल करने हैं तो रेफरेंस देते वक़्त ये बड़े मसाइल क्रिएट करता है। तो इस वजह से जब भी आपने शीट्स का नाम रखना है, वर्कबुक्स का नाम रखना है, सेल्स का नाम रखना है, तो आपने हमेशा स्पेसेस उसके अंदर नहीं देनी। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लिखा तो आप देखें मैंने स्टूडेंट्स का एस बड़ा कर दिया और रिकॉर्ड्स का एस बड़ा कर दी आर बड़ा कर दिया ताकि मुझे पढ़ने में आसानी रहे, लेकिन स्पेस नहीं मैंने दी। इसी तरह से अगर हम मूव और कॉपी शीट करना चाहते हैं, जैसे मैं ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वाली शीट मूव करना चाहता हूँ, मूव मतलब ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वाली शीट में कहता हूँ शीट 4 के बाद में आ जाए, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली पकड़ के इधर शीट 4 के बाद में ले आऊँगा और इधर छोड़ दूँगा तो ये मूव हो जाएगी। इधर से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से मूव हो चुकी है तो आप यहाँ से भी करके देख लें। मूव और कॉपी शीट, तो मैं ये जो मेरी सिलेक्टेड शीट है इसको मैं सबसे ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ओके कर दूँगा तो ये ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रही है क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी का मतलब ये है कि ये शीट इधर भी रहे और इसकी एक कॉपी सबसे ऊपर भी चली जाए। तो मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा तो देखें ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड 2 एक नाम उसने ऑटोमेटिक दे दिया है 2 पे, क्योंकि ये इसकी कॉपी बन के आई है। यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। अब इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं डिलीट पे क्लिक करके डिलीट पे के बटन पे क्लिक कर दूँगा, या फिर मैं ये डिलीट वाले सेक्शन में जाऊँगा और डिलीट शीट पे क्लिक करूँगा और डिलीट के बटन पे ओके कर दूँगा तो ये शीट मेरी डिलीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने अपना जितना भी काम किया है इसको सेव कर लेते हैं। सिंपली मैं कंट्रोल एस का बटन प्रेस करूँगा तो मैंने तो पहले ये फाइल सेव की हुई थी तो वो मुझे दोबारा नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ पे इसको सेव करना है। तो कंट्रोल एस का बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया ये सेव हो चुकी है। या फाइल में जाके आपने सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है तो ये सेव हो चुकी है। अब सेव एज़ क्या चीज़ है ये भी देख लेते हैं। सेव एज़ का मतलब है कि मैं ना यहाँ पे छोटी-सी एक अमेंडमेंट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ आ जाए। ये मैंने मर्ज सेल किया और यहाँ पे मैं लिख दिया एंड ऑफ द लेक्चर 02। ठीक है? ये मैंने लिखा सिंपली। सेव एज़ का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी शीट जो ओपन की है, कोई वर्कबुक जो ओपन की है, उसमें अगर कोई चेंजिंग कर ली है, चेंजिंग करने के बाद आप उसे किसी और फ़ाइल में सेव करना चाहते हैं, मतलब कोई और फ़ाइल बन जाए, उसकी एक कॉपी बन जाए। लेकिन जो आपने शीट ओपन की थी, उसमें कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। मसलन मैंने ये जो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वाली फ़ाइल को ओपन किया था, इस पे इफ़ेक्ट ना पड़े, जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, वो एक अलहदा से फ़ाइल बन के वो सेव हो जाए। तो तब हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज़। तो यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट करूँगा फ़ाइल सेव एज़, सेव पे क्लिक नहीं करूँगा। अगर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो वो इसी फ़ाइल में सेव हो जाएगी। तो मैं सेव एज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ फिर मैं उसे डायरेक्टरी ही दूँगा कि मैंने कहाँ ये फ़ाइल सेव करनी है। अब मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड पहले नाम था उसका तो मैं इसका स्टूडेंट्स रिकॉर्ड 2 लिख लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए अब डेस्कटॉप पे मेरे पास 2 फाइल्स आ गई हैं। एक है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, एक है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड 2। एक वो है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, जिसको मैंने ओपन करके चेंज किया था, और दूसरी वो है जिसमें मैंने
चेंजिंग करके सेव किया हुआ था। मसलन मैंने एंड ऑफ द लेक्चर 2 लिख के सेव एज़ पे क्लिक किया था, तो ये देखिए सेव एज़ पे आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी ये जो शीट है इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ऊपर हेडिंग्स है, ये जो हेडिंग है एबीसी और 1 2 3, इन हेडिंग्स, ये एबीसी के पीछे एक खाली डिब्बा बना हुआ है और ये 1 2 3 के ऊपर एक खाली डिब्बा बना हुआ है। सिंपली हम इस डिब्बे के ऊपर एक क्लिक करेंगे तो वो नेम बॉक्स के ऊपर अंदर हमारे जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम्स शो कर देगा। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो नेम बॉक्स है इसको थोड़ा-सा बड़ा करके देख लेते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो देखिए बता रहा है 10,48,576 रोज़ हैं और 16,384 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया, फॉर्मेट एज़ टेबल देखा है, इंसर्ट डिलीट देखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, आप लोगों ने जो भी अपनी शीट बनाई है उस पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी से कोई टेबल लेके फ़िल्ट्रेशन अप्लाई करके आप देखें, चेक करें और मेरी जो ईमेल एड्रेस है उस पे आप उसे फॉरवर्ड करें, या आपके पास अगर व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर पे उसे फॉरवर्ड करें। आज का ये आपका छोटा-सा एक प्रोजेक्ट है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियोज़ बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है। किसी चीज़ की ना समझ आए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं रोज़ाना की बेस पे कमेंट्स देखता हूँ और उन्हें रिप्लाई करता हूँ। तो या फिर आप मेरे से ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह।